उत्तेजित करने का काम कौन करता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। इसीलिए देखोगे तो सियार, बिलार, कुकुर जो भी होते हैं मेल वाले, मतलब कह सकते हो नर वाले, उनको ज्यादा उत्तेजना होती है, अर्थात किसके कारण होती है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होती है। समझ में आया बच्चों? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? सबसे पहले आप सबको गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग बायोलॉजी के वाइवा पे रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो कि बोर्ड के पेपर के साथ साथ वाइवा में बहुत सारे बच्चे इसको चार्ट पेपर पे बना के लेकर जाते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है बच्चों मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र के बारे में हम लोग आज डिटेल से इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है बच्चों, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें जो नई सीखने को मिलेगी। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं मादा जनन तंत्र कहां पे होता है। तो ध्यान देना, मादा जनन तंत्र जो होता है जब भी होगा फीमेल में होगा, मेल में तो होगा नहीं। ये तो किसी के दिमाग में नहीं चल रहा है कि मादा जनन तंत्र फीमेल में भी होता है और मेल में भी होता है। मादा में ही होगा, स्त्री में ही होता है। बात करते हैं कहां पे होता है। जैसे आपसे एग्जामिनर अगर बच्चों पूछे कि बताओ बच्चों मादा जनन तंत्र कहां पे होता है, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आपके दिमाग में इसका क्या आंसर चल रहा है? ऐसा चल रहा है कि पेट के नीचे होता है, पैर के पास होता है, कहां पे होता है? तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कहां पे होता है। सबसे पहले उसको समझते हैं। देखो एक चंपा है, चंपा क्या है? एक फीमेल है, ठीक है। ये चंपा है, ध्यान से देखना इसको, मतलब देखो कोई नाम मैंने ले लिया चंपा, और इसमें देखो 3 पार्ट है। एक पार्ट ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं बच्चों वक्ष गुहा। क्या बोलेंगे? वक्ष गुहा। इसके नीचे क्या होता है? उदर गुहा। और इसके नीचे क्या होगा? श्रोणि गुहा। क्या होगा बच्चों? अगर आपको वीडियो क्लीन थोड़ी नहीं दिख रही है तो उसको जूम करके देख के नोट बना लेना। यहां पे श्रोणि गुहा होता है, उदर गुहा और वक्ष गुहा। समझ में आया बच्चों? अब बात करते हैं जो वक्ष गुहा होता है उसमें बच्चों श्वसन तंत्र होता है। उदर गुहा में पाचन तंत्र होता है। उदर गुहा में क्या होगा? पाचन तंत्र। और श्रोणि गुहा में, श्रोणि गुहा जो यहां पे होता है उसमें बच्चों मादा जनन तंत्र होता है। मादा जनन तंत्र। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मादा जनन तंत्र बच्चों कहां पे होता है, तो फटाक दे आंसर आप बताना कि कहां पे होगा? श्रोणि गुहा में होता है सर। समझ में आया? समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आया? चलो अब बात करते हैं, अब बात करने वाले हैं यहां पे जो लिखा हुआ कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में, क्योंकि देखो बोर्ड छोटा सा है, ये भर जाएगा। पहले कुछ क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं और इसे इरेज करके मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजें सिखाने वाला हूं। समझ में आया ना? चलो तो देखो बच्चों मादा जनन तंत्र कहां होता है। सबसे पहला ही मेरा क्वेश्चन है कि मादा जनन तंत्र होता कहां पे है। तो बच्चों कहां पे होगा? मादा जनन तंत्र होगा श्रोणि गुहा में। यहां पे इसका जो आंसर हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे बच्चों? श्रोणि गुहा में, ठीक है। श्रोणि गुहा में होता है। दूसरा है निषेचन क्या है। आप सभी बच्चों को पता होगा कि निषेचन फर्टिलाइजेशन होता क्या है। निषेचन देखो, जो मेल गैमेट होता है स्पर्म, शुक्राणु, क्या होता है? शुक्राणु। और जो फीमेल होता है ओवम होता है अंडाणु। अर्थात देखो जो पुरुष होगा बच्चों, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देना, जगह कम है, यहां पे कर दे रहा हूं, ठीक है। जो पुरुष होगा, पुरुषों में से क्या निकलेगा बच्चों? स्पर्म, मतलब इसको बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है। और स्त्रियों में जो होता है, फीमेल में जो होता है वो क्या होता है? अंडाणु। क्या होगा बच्चों? अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। जब ये दोनों मिलेंगे आपस में, ये दोनों मिलेंगे बच्चों, शुक्राणु और अंडाणु जब मिल जाएंगे आपस में, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे दिया हुआ है निषेचन क्या है, तो शुक्राणु और अंडाणु। शुक्राणु देखो कैसे बनता है, ये टेल की ऐसे इसमें टेल रहेगा। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? निषेचन कहते हैं, ठीक है। अगला है निषेचन की क्रिया कहां होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहां होती है। तो ध्यान देना, ये क्या है? ये मादा जनन तंत्र है। मादा जनन तंत्र में बच्चों ध्यान देना, यहां पे क्या है? इस क्रिया को, ये जो है गोल सा, यहां पे अंडाणु होता है, मतलब इसको अंडाशय बोलते हैं, इसी में अंडाणु बनता है, ठीक है।
ये अंडाशय होता है, अंडाशय की लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। जबकि देखो ये होते कितने हैं? तो ये 2 होते हैं, मतलब एक जोड़ी में 2 होते हैं, तो ये जो 2 जोड़ी होते हैं। अंडाशय कितने होते हैं बच्चों? 2 जोड़ी, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। समझ में आया? और उसको ऐसे पकड़ा हुआ कोई चीज होता है, देखो जैसे ये पकड़ा हुआ है ना, जो पकड़ा हुआ होता है पंजे की तरह, उसको बोलते हैं झिल्ली। क्या होता है वो? झिल्ली। वो क्या करता है? वो करता क्या है बच्चों? देख यहाँ पे अंडाणु बनेगा, ठीक है, अंडाणु जब यहाँ पे बनेगा तो उस अंडाणु क्रियाशील नहीं होता, मतलब गति नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको अंडाणु को पकड़ने का काम कौन करता है? झिल्ली। और झिल्ली पकड़ के पीछे जब करेगा, मतलब देखो यहाँ कीप न्यूमा एक संरचना होगी, यहाँ पे पीछे करेगा, उसको बोलते हैं कीपक। क्या बोलेंगे बच्चों? कीपक। वो पकड़कर पीछे करता है। और उसके आगे जब जाओगे तो यहाँ पे नली जो होती है थोड़ा सा मोटा होता है, जिसको बोलते हैं तुम्बिका। क्या बोलेंगे बच्चों? तुम्बिका। सेम चीजें जो इधर है वही चीजें इधर होगा। और इस पूरे पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं अंडवाहिनी या फिर बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलेंगे बच्चों? अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी में होती है। कहाँ पे होती है बच्चों? अंडवाहिनी में। लेकिन एक चीज ध्यान देना, अंडवाहिनी में तो यहां पे लिखेंगे हम, जैसे मैंने लिख दिया अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होती है। लेकिन आप सभी बच्चों से मैं बताना चाहता हूं कि आप क्या आंसर बताना, आप बताना तुम्बिका। आप बताना बच्चों तुम्बिका में होता है। कहां होता है? तुम्बिका, ठीक है। देखो क्या होता है तुम्बिका, पहले समझ जाओ। जहां पे ए अंडवाहिनी होती है, ठीक है बच्चों, जहां पे ए अंडवाहिनी होती है, ये थोड़ा सा मोटा होता है। जहां पे ए अंडवाहिनी थोड़ी सी मोटी होती है, इधर से अंडाणु जाएगा और इधर से स्पर्म आएगा और इसी जगह मिलते हैं दोनों, और इसी जगह मिलेंगे और इसी जगह पे क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा निषेचन की क्रिया कहां पे होती है, तो निषेचन की क्रिया कहां होती है? तुम्बिका पर होती है, तुम्बिका में होती है, ठीक है। तुम्बिका कहां पे होता है? तो तुम्बिका होता है अंडवाहिनी में होता है। कहां पे होता है? अंडवाहिनी में, ठीक है। तो आप अंडवाहिनी भी बता सकते हैं, तुम्बिका भी बता सकते हैं। जैसे आप बड़े लेवल का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको तुम्बिका ऑप्शन आएगा, ना कि अंडवाहिनी। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो बच्चों आप दोनों जानिए, तुम्बिका जो होता है अंडवाहिनी में ही होता है। आप एग्जामिनर को इस तरीके से बताइए कि जैसे लगे कि नहीं आप बच्चा को जान रहा है। समझ में आया? चलो आगे देखो बच्चों, मादा के प्राथमिक जनन अंग कौन कौन होते हैं या कौन होता है? तो देखो मैंने पुष्प में बताया था आप लोगों को कि पुष्प के प्राथमिक जनन अंग कौन होते हैं, तो पुमंग और जायांग होते हैं, पुमंग और जायांग। लेकिन हम मादा का पढ़ रहे हैं, तो मादा में बच्चों हो जाएगा अंडाशय। क्या होगा? अंडाशय जो होगा इसका प्राथमिक जनन अंग होगा। समझ में आ रहा है ना? सहायक अंग क्या होता है? इधर की ये जितनी भी टॉपिक है सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सभी टॉपिक को इंपॉर्टेंट में रखिएगा। अब यहां पे ध्यान देना, सहायक अंग कौन कौन होते हैं? तो अंडवाहिनी, गर्भाशय ग्रीवा। अब इसको समझ लो कहां कहां है। देखो अंडवाहिनी क्या होता है, मैंने इसको बताया कि यहां से इस पार्ट को अंडवाहिनी बोलते हैं। ये जो यहाँ पे निषेचन की क्रिया होने के बाद जायगोट बनता है, और वो जायगोट जो होता है युग्मनज, वो कहाँ होता है? गर्भाशय में शिशु के रूप में पलता है, गर्भाशय में। तो देखो गर्भाशय यहाँ हो गया, अंडवाहिनी ये टॉपिक ये वाला सिरा हो गया, और लास्ट में क्या है? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा यहाँ है गर्भाशय ग्रीवा बच्चों, ठीक है। ये वाला टॉपिक जो है ना, ऐसे इसमें जो ये वाला पार्ट होगा ये गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए सहायक अंग कौन कौन होंगे, तो अंडवाहिनी, गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा। 3 का याद कर लेना। आगे है सहायक ग्रंथि क्या होती है, तो बच्चों इसे ध्यान देना, स्तन ग्रंथि होती है और ब्रायोलीन ग्रंथि होती है। इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक कर आप लिख लेना, तभी आगे बढ़ना जो मैं बताने जा रहा हूं। स्तन ग्रंथि क्या होती है बच्चों? सहायक ग्रंथियां में स्तन ग्रंथि होगी और ब्रायोलीन ग्रंथि होती है। देखो स्तन ग्रंथि ये होती है,
इसके बारे में थोड़ा सुन लो कि स्तन ग्रंथि जो होती है बच्चों, स्तन ग्रंथि जब शिशु पैदा हो जाता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसके बाद क्या होता है, मादा उसे क्या होती है, दूध पिलाने के लिए इसका उपयोग करती है, मतलब इससे दूध पिलाया जाता था, स्तन ग्रंथि। समझ में आया। और ब्रायोलिन ग्रंथि क्या होती है और कहाँ पे होती है, तो ब्रायोलिन ग्रंथि देखो ध्यान देना, जो योनि होता है, यहाँ पे जो योनि होता है, योनि के अंदर, जो योनि के अंदर देखोगे स्त्रियों में क्या होता है, योनि के अंदर एक स्नेहक के रूप में पदार्थ निकलता है, योनि के अंदर से स्नेहक के रूप में पदार्थ निकलता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, स्नेहक के रूप में, स्नेहक लुब्रिकेंट के रूप में, स्नेहक के रूप में जो पदार्थ निकलता है वो किसके कारण निकलता है, तो यही ब्रायोलिन ग्रंथि के कारण ही निकलता है बच्चों। समझ में आया। स्नेहक पदार्थ कहाँ से निकलता है स्त्रियों में, तो योनि द्वार से निकलता है, योनि से निकलता है। उसी के अंदर क्या होता है, एक ग्रंथि होती है बच्चों, उस ग्रंथि का क्या नाम होता है, ब्रायोलिन ग्रंथि होता है। ब्रायोलिन ग्रंथि करता क्या है, स्नेहक का स्राव करता है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया आपको। ब्रायोलिन कहाँ पे होती है सर, योनि ग्रंथि, योनि के अंदर होती है, वहां से क्या निकलता है, स्नेहक पदार्थ। समझ में आया। स्तन ग्रंथि क्या होती है, तो स्तन ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रसव के बाद स्त्री शिशु को क्या करती है, दूध पिलाती है। प्रसव के बाद स्त्री शिशु को दूध पिलाती है। ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ मेरे बच्चों, ये दोनों टॉपिक क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। देखो वाह्य जननेंद्रिय क्या होती है बच्चों, एक ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपसे ऐसे ही एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाह्य जननेंद्रिय क्या होगी, तो वाह्य जननेंद्रिय जो होती है बच्चों, यो योनि होती है। वाह्य जननेंद्रिय कौन होती है, योनि होती है। योनि कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, इसी को बोलते हैं हम लोग वाह्य जननेंद्रिय। समझ में आया मेरे बच्चों, वाह्य जननेंद्रिय ही होती है योनि, वैगिना बोलते हैं इसको, ठीक है, योनि होती है। अब आगे है अंडाशय के कार्य बताओ। अंडाशय के कार्य बताना है आपको बच्चों। तो अंडाशय क्या करता है, अंडाशय जो यहाँ पे होता है वो एक जोड़ी होता है। मैंने बताया ना कि एक जोड़ी में दो होते हैं। देखो एक इधर है एक इधर है, तो एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। और अंडाशय क्या करता है, अंडाणु को पैदा करता है। इसके अंदर जो होंगे वो अंडाणु होंगे, इसके अंदर क्या होंगे बच्चों, अंडाणु होंगे। समझ में आया, समझ में आया, अंडाणु होंगे। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो ये अंडवाहिनी होती है, मतलब यहां से लेकर यहां तक के चीजों को अंडवाहिनी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है बच्चों। इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। समझ में आया। अंडाशय का क्या होता है, अंडाणु पैदा करता है। क्या करता है बच्चों, अंडाणु को पैदा करता है। अंडाणु किसमें बनेगा, अंडाणु किसमें बनता है, तो अंडाशय में बनता है। अंडाणु कहां बनेगा बच्चों, अंडाशय में बनता है। अंडाशय कहां होगा, स्त्री में होगा कि पुरुष में होगा, स्त्री में होगा। सर अंडाशय की लंबाई कितनी होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों, समझ में आई यहां तक की बात, ठीक है। तो बच्चों अगला टॉपिक है कि अंडाशय कितने होते हैं, तो आप सभी को पता हो गया कि एक जोड़ी अर्थात 2 होते हैं, 2। ठीक है बच्चों, 2 होते हैं अंडाशय, एक जोड़ी में मतलब 2 होते हैं। अगला है कि अंडाशय से कौन सा हार्मोन्स निकलता है, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना। अंडाशय से कौन सा हार्मोन्स निकलेगा बच्चों, तो अंडाशय से देखो एस्ट्रोजन निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। कौन कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा बच्चों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। अब इनका कार्य पूछा जाएगा आपसे। देखो मैं छोटा छोटा लिखा हूं, लेकिन जो भी टॉपिक है बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप डिटेल से तैयार करके या 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर चले जाना और अच्छे से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो एस्ट्रोजन जो होता है ये निषेचन हार्मोन्स होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, निषेचन हार्मोन्स होता है। जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, ये प्रसव हार्मोन्स होता है बच्चों। क्या होता है, प्रसव हार्मोन्स होता है। अगला बात करते हैं कि प्रसव को प्रेरित करने के लिए, एक और होता है कि प्रसव को प्रेरित करने के लिए कौन सा हार्मोन्स होता है या करने वाले हार्मोन्स कौन है, तो ऑक्सीटोसिन होता है बच्चों। क्या होगा, ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। समझ में आया, समझ में आया सभी टॉपिक। मादा जनन तंत्र कहाँ होता है, श्रोणि गुहा में होता है। जैसा कि चंपा को दिखाकर आपको बताया कि चंपा के श्रोणि गुहा में उसका मादा जनन तंत्र होगा, ऐसा नहीं कि वक्ष गुहा में बता देना। ठीक है, वक्ष गुहा में होता कौन है, श्वसन तंत्र होता है। समझ में आया ना बच्चों।
तो और दूसरा निषेचन क्या होता है, तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अगला है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी में होती है। ठीक है बच्चों, अंडवाहिनी में कहाँ पे, अंडवाहिनी के तुम्बिका वाले पार्ट में होती है। तुम्बिका क्या होती है, थोड़ी सी फूली होती है, मोटी होती है, वहां पे ही क्या होता है, इधर ले अंडाणु और इधर ले शुक्राणु आता है और वहां पे ही निषेचन की क्रिया होती है बच्चों। मादा प्राथमिक जनन अंग कौन होगा, अंडाशय होगा। सहायक अंग कौन होगा, अंडवाहिनी हो जाएगा, मतलब इसको बोलेंगे गर्भाशय हो जाएगा और गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगी बच्चों, समझ में आया। और देखो सहायक ग्रंथि कौन होती है, तो स्तन ग्रंथि होती है, जिससे प्रसव के बाद बच्चों को दूध पिलाया जाता है। प्रसव के बाद बच्चों को दूध पिलाया जाता है, स्तन ग्रंथि होती है। और जो ब्रायोलिन ग्रंथि होती है, योनि के द्वारा स्त्रियों में एक लुब्रिकेंट की तरह, मतलब कह सकते हैं तरल पदार्थ निकलता है, जिसे इसी के द्वारा वो स्रावित होता है। स्नेहक के रूप में ब्रायोलिन ग्रंथि से ही स्रावित होता है। ये कहाँ पे होता है, तो योनि के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, वह जननेंद्रिय क्या होती है, योनि होती है। बाकी आप टॉपिक देखे होंगे, इसे स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, फिर इसको इरेज करें, स्क्रीनशॉट कर लो। तो बच्चों इसे स्क्रीनशॉट कर लो, मैं भी आ गया हूं। चलो ठीक है, समझ में आया, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो इसको इरेज करते हैं। तो बच्चों यहां पे ध्यान देना है एक और टॉपिक कि देखो जो ये गर्भाशय होता है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा यहां पर बता दे रहा हूं, गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय के बारे में ध्यान देना। यहां पे गर्भाशय में क्या होता है बच्चों, गर्भाशय में शिशु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शिशु का निर्माण होता है। समझ में आया, शिशु का निर्माण होता है बच्चों। यहां पे ही गर्भाशय में ही शिशु क्या होता है, शिशु परिपक्व होता है, मतलब इसका निर्माण होता है इस गर्भाशय में। समझ में आया बच्चों। साथ ही साथ इसमें ध्यान देना, साथ ही साथ बच्चों यहां पे ध्यान देना, क्या और होता है, जो एक स्त्रियों में मासिक चक्र चलता है, जिसे आर्तो चक्र कहते हैं, इसी गर्भाशय के द्वारा वहां पे होता है, जिसको आर्तो चक्र कहते हैं। स्त्रियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इसको। ये कहां पे होता है, तो इसी गर्भाशय के द्वारा होता है। ठीक है, अभी आपको डिटेल से बताता हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है, वो कैसे होता है, कहां पे होता है। ठीक है ना बच्चों, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, बस समझ में आया। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, थोड़ी चीजें जो है यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ कि गर्भाशय में क्या होता है, शिशु का निर्माण होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ पे होती है, गर्भाशय में ही होती है बच्चों। समझ में आया। देखो कैसे होती है, तो जो गर्भाशय की दीवार होती है, गर्भाशय जो होता है 3 लेयर होती है। देखो एक रेड लेयर है, एक यहाँ पे ब्लू और एक ब्लैक लेयर। तो देखो यहाँ पे मैं इसका नाम लिखा हूँ, जो सबसे उधर वाला लेयर होगा, देखो जैसे गर्भाशय ऐसे बना है ना, ठीक है ना बच्चों, यहां पे ध्यान देना, जैसे जो गर्भाशय बना हुआ है, ठीक है, यहां पे ऐसे है। तो ये जो गर्भाशय, इसकी 3 लेयर है। एक लेयर ये है, इस लेयर को क्या कहते हैं बच्चों, जैसा कि देखो यहां पर मैंने लिखा है परिगर्भाशय, पेरीमेट्रियम। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, पेरीमेट्रियम। सबसे बाहरी जो आवरण होता है उसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं। परिगर्भाशय, गर्भाशय में 3 लेयर होंगी, इसको पेरीमेट्रियम बोलते हैं, परिगर्भाशय। समझ में आया। उसके बाद जो एक अंदर और लेयर होगी बच्चों, उसके अंदर एक और लेयर होती है, उसके अंदर एक और लेयर होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर का है लेयर, मैंने बताया है। तो इसको क्या बोलते हैं, गर्भाशय पेशीय परत। गर्भाशय पेशीय परत होती है बच्चों, ठीक है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलेंगे बच्चों, मायोमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरी परत होती है गर्भाशय का पेशीय परत। कौन सा परत होती है, पहली परत होती है कि दूसरी परत होती है कि अंतिम परत होती है, दूसरी परत होती है। परिगर्भाशय कौन सा परत होता है, सबसे बाहरी, मतलब पहला परत होता है, यहां वाला। समझ में बच्चों आया। कभी कभी आपको नामकरण करने के लिए दे दिया जाता है, ऐसे एग्जामिनर बना देगा या आपके चार्ट पेपर पे पूछ देगा कि यहां बताओ ये कौन सा नाम होगा। समझ में आ रहा है ना, इसलिए इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, हर जगह डिटेल से देखते जाना। समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलो, और सबसे लास्ट वाला जो होती है परत, जो तीसरी परत होती है, उसको बोलते हैं बच्चों अंतःगर्भाशय। क्या बोलेंगे, सबसे लास्ट एक देखो यहां पे मैंने दिखाया है, ऐसे तीसरी परत होती है, इसको बोलते हैं अंतःगर्भाशय। क्या बोलते हैं बच्चों, अंतःगर्भाशय, इंडोमेट्रियम बोलते हैं इसको, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। और एक चीज ध्यान देना कि यही इंडोमेट्रियम जो होता है, यही जो अंतःगर्भाशय होता है, अंतःगर्भाशय जो होता है बच्चों, अंतःगर्भाशय यही टूट टूट कर
टूट टूट कर क्या होता है, ब्लड के रूप में यहाँ योनि के द्वारा क्या होता है, बाहर यहाँ से आता रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थोचक्र, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं बच्चों। समझ में आया, जिसको मासिक चक्र भी बोला जाता है, समझ में आ रहा है ना, पीरियड भी बोला जाता है। तो कौन क्या होता है, अंतःगर्भाशय से जो उसकी अंतःगर्भाशय की जो लेयर होती है बच्चों, वही टूट टूट कर क्या होती है, ब्लड के रूप में बाहर निकलती है, उसी को हम लोग पीरियड भी बोलते हैं। समझ में आया मेरे बच्चों, समझ में आया। कौन सी लेयर होती है, गर्भाशय की सबसे लास्ट लेयर होती है, क्या नाम होता है जो पीरियड के रूप में बाहर निकलती है टूटकर, अंतःगर्भाशय, एंडोमेट्रियम बच्चों। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। वीडियो कहीं भी कोई दिक्कत होता है आप कमेंट करके मुझे बताओगे, कमेंट करके बताओगे। देखो ये वीडियो बहुत थोड़ा फास्ट बनाया गया है, रात को जग कर बनाया जा रहा है, तो थोड़ा से कोई चीज़ें हो सकती हैं कि थोड़ा मैं फास्ट बता दूं, तो जहां ना समझ में आए मुझे कमेंट करना, मैं देखूंगा उस पर फिर से बनाऊंगा। समझ में आ रहा है, आपके लिए कई बार कोशिश किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। अब आगे देखो, ये तो चंपा कब है कि खड़ी है यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। जाओ चंपा अब तुम, ठीक है बच्चों ना। तो चलो चलो अभी तो बच्चों अब ध्यान देना कि यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान देना बच्चों, यहां पे है एक स्नायु जिसको लिगामेंट बोलते हैं। ये क्या है, स्नायु जिसको लिगामेंट बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ मादा जनन तंत्र में स्नायु का क्या कार्य, स्नायु होता क्या है, अर्थात लिगामेंट होता क्या है बच्चों, तो देखो ये बताओ कि जो अंडाशय होगा, अंडाशय ऐसे लटका तो रहेगा नहीं, अंडाशय ऐसे लटका तो रहेगा नहीं, तो देखो अंडाशय गर्भाशय से, ये देखो जैसे ये ध्यान देना कि गर्भाशय हो गया, ये अंडाशय हो गया, तो अंडाशय जो होता है गर्भाशय से किसके द्वारा जुड़ा होता है, स्नायु लिगामेंट के द्वारा। समझ में आया बच्चों, स्नायु लिगामेंट के द्वारा ही, इसके द्वारा ही क्या होता है, अंडाशय बच्चों, अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। समझ में आया बच्चों, अंडाशय गर्भाशय से जुड़ा होता है, किसके द्वारा, स्नायु के द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। समझ में आया, ठीक है, इसे भी स्क्रीनशॉट करना है आपको। अब ध्यान देना, जो योनि होता है बच्चों, वो योनि क्या होता है और गर्भाशय ग्रीवा क्या होता है, मैं उस पर डिस्कस करने वाला हूं। तो बच्चों यहां ध्यान देना, ये जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, अर्थात यहां पे देखो गर्भाशय ग्रीवा होती है, कहां पे होती है, जैसे गर्भाशय हो गया, गर्भाशय हो गया ना, तो इसके लास्ट में यहां पे गर्भाशय ग्रीवा होती है। समझ में आ रहा है ना, यहां पे ऐसे था, तो यहां पे देखो ये इस योनि के पहले यहां पे क्या होती है, गर्भाशय ग्रीवा, यहां पे देखो मैंने दिखाया है। तो गर्भाशय ग्रीवा करती क्या है बच्चों, गर्भाशय ग्रीवा करती क्या है, तो जब शिशु बन जाएगा, शिशु कहां बनता है, गर्भाशय में बनता है, तो जब शिशु बन जाएगा बच्चों, तो बाहर आने में, प्रसव की क्रिया में कौन सहायता करता है, हमारा गर्भाशय ग्रीवा ही करता है बच्चों। गर्भाशय ग्रीवा का कार्य क्या होगा, शिशु बन जाने के बाद जब शिशु पैदा होता है, मतलब प्रसव की क्रिया में बाहर आने में ये क्या करता है, हमारा उसका सहायता करता है। समझ में आया। एक चीज मैं आप लोगों से कमेंट करके पूछना चाहता हूं, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कौन सा हार्मोन्स के कमी के कारण या क्या होता है जिसकी कमी के कारण कभी कभी क्या होता है, कोई तरल पदार्थ नहीं बन पाता है, जिससे कि स्त्रियों की प्रसव के दौरान बहुत ज्यादा, जैसे ऑपरेशन की करने की जो ये प्रचलन चली गई है, पहले के ज़माने में आप देखे होंगे कि बहुत जैसे ज़्यादा दिन औरतों का ऑपरेशन बहुत कम देखने को मिलता था। आज के डेट में क्या हो रहा है कि सबको ऑपरेशन हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो एक हार्मोन्स, रिलैक्सिन नामक हार्मोन्स होता है बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ। रिलैक्सिन नामक हार्मोन से क्या होता है, अगर तुम खड़े बैठे रहोगे चुपचाप, समझ में आ रहा है, जैसा कि होता है, आप लोग देखे होंगे कि जब किसी को बच्चा होने वाला होता है, स्त्री को तो अपने नैहरे भाग जाती है, ऐसा देखे होगे कि नहीं, वहां जाकर आराम करना चाहती है, या फिर कोई ऐसा मतलब सुनने में आ गया वहां पर चले जाएंगे, मतलब मायके में चले जाएंगे तो आराम करेंगे तो बच्चा बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। साइंस पढ़ रहे हो आप, ये ध्यान देना कि जब बच्चा शिशु पैदा होने वाला होता है तो आपको पहले तो वॉक करना चाहिए, टहलना चाहिए, हरे सब्जियां खाना चाहिए। आज आप बहुत वजन सामान मत लो, लेकिन टहलो, डेली टहलो, जितना आप आराम करोगे आपके शरीर में से रिलैक्सिन हार्मोन्स, कौन सा बच्चों, रिलैक्सिन हार्मोन्स बनना कम हो जाएगा। और जब रिलैक्सिन हार्मोन्स कम बनना हो जाएगा तो आपको ऑपरेशन से ही बेबी जो होता है वो पैदा हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना।
ऑपरेशन ना हो इसके लिए आपको चलते फिरते रहना चाहिए, काम करना चाहिए थोड़ा मोड़ा, मतलब आपको रिलैक्स नहीं हो रहा। रिलैक्स हो जाओगे तो आपका रिलैक्सेशन हार्मोन से रिलैक्स हो जाएगा बच्चों, ये सबको बताओ, ठीक है। जो पहले की औरतें होती थी, देखते थे पहले की औरतों में, आप ही देखो आपके आसपास बहुत कम ऑपरेशन होता था बच्चों के प्रसव के दौरान। आज के डेट में बहुत कम ऐसे बच्चे औरतें हैं जिनका ऑपरेशन के बिना प्रसव हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी चीज है जिसको आपको सोचना है। आपको पढ़ रहे हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, तो बच्चों आप इसको फैलाओ, मैसेज को बताओ कि हाँ नहीं, जब हमारा या किसी को प्रसव होना होता है तो बहुत आराम की जरूरत नहीं होती। इससे हमारा रिलैक्सिन हार्मोन्स क्या हो जाता है, कम बनने लगेगा, मतलब सूख जाएगा, जिससे कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। समझ में आया ना? ये क्या करता है कि उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। समझ में आया? चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है। चलो यहां पर ध्यान देना, योनि क्या होती है बच्चों। तो अब बात करते हैं, यहां पर लास्ट में सबसे होता है वगीना, जिसको बोलते हैं योनि। इसी के द्वारा क्या होता है, इसी के द्वारा होता है बच्चों, इसी के द्वारा, देखो यहां पे योनि होता है, तो इसी के द्वारा क्या होता है, शिशु बाहर आता है। शिशु क्या होता है बच्चों, बाहर आता है, बाहर आता है। समझ में आया बच्चों? इसी के द्वारा क्या होता है, शिशु बाहर आता है। किसके द्वारा? योनि के द्वारा। क्लियर? चलो तो इसे भी आप नोट कर लेना, इसे भी आप नोट कर लो। तो बच्चों एक और टॉपिक इसमें रह गया है कि संकीर्ण पथ या इस्थमस क्या होता है। इस्थमस या संकीर्ण पथ क्या होता है? तो देखो बहुत आसान है, इसको भी समझ जाओगे। जब आप सारे टॉपिक को समझ गए हो तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया बच्चों? देखो क्या होगा कि जहां पे ये बताओ, इसका पूरे का क्या नाम था, तुम ही बताओ। गर्भाशय था सर, हाँ। इसका क्या नाम था? फैलोपियन ट्यूब था, फैलोपियन ट्यूब था, या फिर उसको बोल सकते हैं अंडवाहिनी। तो जहां पे गर्भाशय और एक और फैलोपियन ट्यूब आपस में मिलती हैं, उसी जगह को ये जो शर्करा थोड़ा से पतला लेयर बनता है, पतला लेयर मतलब एक नली बनती है, इसी को हम बोलते हैं संकीर्ण पथ या इस्थमस। संकीर्ण पथ या इस्थमस क्या होती है? जहां पे गर्भाशय किससे मिलता है? फैलोपियन ट्यूब से बच्चों। फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय का जहां पे मिलन होगा, उसी स्थान को हम बोलते हैं संकीर्ण पथ या इस्थमस। समझ में आया? समझ में आया? आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब एक बार मैं इसको आपको बता दूं। देखो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है किसके कारण होता है? अंतः गर्भाशय एंडोमेट्रियम के टूट कर ब्लड के रूप में बाहर आने से होता है। गर्भाशय गिरुआ क्या होती है बच्चों? जब शिशु बन जाएगा, बाहर आने में, प्रसव की क्रिया में सहायता करता है। हमारा जो मादा जनन तंत्र होता है वो कहाँ पे होता है? तो बच्चों श्रोणि गुहा में होता है। चंपा को याद कर लो, मैंने बताया था, ठीक है। और ये स्नायु क्या होता है, लिगामेंट क्या होता है बच्चों? तो जो ये अंडाणु होता है, अर्थात अंडाशय बोल सकते हैं, अंडाशय जो गर्भाशय से जो जुड़ा होता है, जो जोड़ने का काम करता है, वो स्नायु या लिगामेंट करता है। समझ में आया? गर्भाशय में क्या होता है? बच्चे का निर्माण होता है, शिशु बनता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जायगोट बनता है। भ्रूण का निर्माण किसमें होगा? यहाँ पे शिशु के रूप में, गर्भाशय में। और बनेगा कहाँ पे? यहाँ पे। निषेचन की क्रिया यहाँ पे होती है, तुम्बिका बोल सकते हैं या फिर अंडवाहिनी में बोल सकते हैं। समझ में आया? तो इसे स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों। कुछ टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि आप लोगों को आना ही चाहिए। देखो ये सारे टॉपिक तो मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़े, लेकिन मेल जनन तंत्र के बारे में, मतलब बोल सकते हैं मेल के बारे में भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तब तो पता चलेगा कि निषेचन कैसे होता है, शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु। तो मैं आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, उसको भी बता रहा हूं अभी। चलो तो बच्चों यहां पे एक चीज ध्यान देना कि जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक जो होता है बच्चों, वहां मेल गैमेट जो होता है वो होता है शुक्राणु, ऐसा रहता है। और जो फीमेल गैमेट होता है अंडाणु होता है। क्या होता है? अंडाणु। और ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? युग्मनज। क्या बनाते हैं? जायगोट। समझ में आया? ये दोनों जायगोट मिलकर बनाते हैं। और ये जायगोट बनता क्या है? तुम्बिका मतलब अंडवाहिनी के बीच में बनता है, यहाँ फैलोपियन ट्यूब में बनता है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे बनता है बच्चों। उसके बाद क्या होता है? ये किसका निर्माण करते हैं? भ्रूण, एम्ब्रॉय बनाते हैं। और ये भ्रूण जो होता है फिर किस में बदल जाता है? शिशु में। और कहाँ पे बदलता है ये प्रोसेस? ये गर्भाशय में होती है। समझ में आया? पहले नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? जायगोट बनाएंगे। कहाँ पे बनाते हैं? अंडवाहिनी में बनाते हैं। फिर वो क्या, किसका निर्माण करेंगे? भ्रूण का निर्माण करेंगे। फिर भ्रूण क्या होता है? शिशु में परिपक्व होता है। कहाँ पे बच्चों फिर होता है? वो गर्भाशय में होता है। समझ में आया?
अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज ध्यान देना, यहाँ तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हम लोग नर की बात कर रहे हैं उसमें शुक्राणु बनता कहाँ से है, तो देखो ये शुक्राणु बनने की प्रोसेस बता रहा हूं। ये क्या होता है, एक जोड़ी अर्थात दो ठे क्या होते हैं यहाँ पे वृषण होते हैं, पुरुषों में वो होता है, पुरुषों में होता है, और यहाँ से ये नली जाती है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है, इसका मैं नाम बता रहा हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है। ठीक है बच्चों, ग्लैंड, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है। फिर ध्यान देना कि इससे आगे बस इसी से प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या करता है, फिर ये सिस्ट मतलब यहाँ से ही जो स्पर्म होता है बाहर सिस्ट के द्वारा बाहर आता है। लेकिन याद रखना ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होती है, पहले ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, अगर किडनी अगर ऊपर होता है, किडनी में से क्या होता है, यहाँ पे मूत्राशय होता है, मूत्राशय होता है, मूत्राशय में से यहाँ से क्या होता है, यूरिन मतलब मूत्र निकलता है, और इधर ले क्या जाता है, वृषण, इसको बोलते हैं वृषण। क्या बोलेंगे बच्चों, वृषण। अब वृषण से बनता क्या है, शुक्राणु निकलते हैं, वृषण से क्या निकलता है, शुक्राणु। जैसे मादा में अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, यहाँ पे अंडाणु निकलता है। तो इसी प्रकार वृषण जो होता है पुरुषों में एक जोड़ी होता है, स्त्रियों में अंडाशय भी एक जोड़ी होता है। इनसे क्या निकलता है, अंडाणु, जबकि इनसे क्या निकलता है, शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु निकलता है। अब ध्यान देना, ये ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ से जब शुक्राणु मतलब स्पर्म क्या निकलेगा बच्चों, स्पर्म। तो अब स्पर्म में क्या होता है, इस नली के द्वारा जाता है, इस नली का नाम होता है वास। क्या होता है नाम बच्चों, वास। ठीक है, इस नली का नाम होता है वास, समझ में आया। और ऊपर से क्या आता है, मूत्र। अब इसको बाहर निकलने का द्वार, मूत्र के भी बाहर निकलने का द्वार और स्पर्म के भी बाहर निकलने का द्वार पुरुषों में एक ही होता है, पुरुषों में एक ही द्वार से क्या निकलता है, मूत्र निकलता है और स्पर्म। समझ में आया, स्पर्म मतलब क्या कह सकते हैं, शुक्राणु। क्लियर, एक ही द्वार से मूत्र और शुक्राणु दोनों निकलते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि पुरुषों में ओपनिंग पार्ट कितने होते हैं, ओपनिंग पार्ट कितने होते हैं बच्चों, पुरुषों में ओपनिंग पार्ट कितने होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, बताओ पुरुषों में ओपनिंग पार्ट कितने होते हैं, तो दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। एक होता है मल द्वार, क्या होता है, मल द्वार। ठीक है, और एक जो होता है ओपनिंग पार्ट कितने होते हैं, पहले यहाँ पे ध्यान देना, दो। पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मल द्वार, और दूसरा क्या हो जाएगा मूत्र द्वार या स्पर्म द्वार। ठीक है, जिससे मूत्र निकलता है या फिर स्पर्म निकलता है। इन दोनों के लिए तो एक ही होता है और एक मल के लिए हो जाएगा। समझ में आया। तो पुरुषों में ओपनिंग पार्ट कितना होगा, दो। जबकि बात करें अगर स्त्रियों की, देखो बात करें अगर स्त्रियों की बच्चों, ठीक है, स्त्रियों की बात करें तो ओपनिंग पार्ट कितना हो जाएगा, ओपनिंग पार्ट कितना होगा बच्चों, इसमें स्त्रियों में ओपनिंग पार्ट 3 होते हैं। ठीक है, ओपनिंग पार्ट 3 होते हैं, याद रखना। एक मल के लिए हो जाएगा, ठीक है, एक मल द्वार हो जाएगा, समझ में आया, एक मल द्वार हो जाएगा, और मूत्र के लिए अलग से होता है, मूत्र द्वार अलग होता है स्त्रियों में। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो स्त्रियों में ओपनिंग पार्ट 3 होते हैं, पहला मल द्वार हो गया, मूत्र द्वार हो गया, और तीसरा जो होता है योनि द्वार होता है। तीसरा क्या होगा बच्चों, योनि द्वार। योनि द्वार के ऊपर जो होता है मूत्र द्वार होता है। ठीक है, और मल द्वार जो होता है एक और होता है, इसके पीछे होता है। एक चीज ध्यान देना, मल द्वार जो होता है बच्चों, कभी कभी आपसे पूछा जाता है, हम आपसे कमेंट करके इसको बताइएगा कि बताओ जो मल द्वार होगा मादा जनन तंत्र का पार्ट होगा कि नहीं, मल द्वार मादा जनन तंत्र का पार्ट होगा कि नहीं। ठीक है, इसे अगर होगा तो हाँ यस करिएगा कमेंट में, नहीं होगा तो नो करिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, वाइवा से पहले आपको जानकारी हो जानी चाहिए। ठीक है, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि मल द्वार जो होता है, मल द्वार बच्चों, वो मल द्वार मादा जनन तंत्र का पार्ट होता है कि नहीं। किन किन बच्चों को पता है ये चीज, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर होता है तो यस, नहीं होता है तो नो। समझ में आया। देखो, तो एक मल द्वार हो गया, एक मूत्र द्वार हो गया, और एक क्या होगा, योनि द्वार हो जाएगा। तो कहा जाएगा तो स्त्रियों में 3 ओपनिंग पार्ट होते हैं, जबकि पुरुषों में 2 ओपनिंग पार्ट होते हैं। ज्यादा डिफरेंट क्या होता है इसमें कि जो स्पर्म और मूत्र पुरुषों में एक ही द्वार से निकलता है, एक ही ओपनिंग पार्ट से, स्त्रियों में अलग अलग से। समझ में आया। चलो इसे भी क्लियर कर लिए। अब यहां ध्यान देना बच्चों
यहां से जो ये वास जैसे क्या थी, वास एक नली है, क्या है बच्चों, एक नली है, ठीक है। यहां पे थोड़ा से ध्यान देने वाली बात है, वास जो होती है एक नली होती है, और यहां से बीसड़ में से क्या निकलेगा, बीसड़ अंडों के रूप में, ऐसे बीसड़ जो होता है पुरुषों के शरीर के बाहर का हिस्सा होता है, याद रखना ये बाहर होता है, बीसड़ जो होता है बाहर होता है, जिसको शुक्राणु उसी में से पनपते निकलते हैं स्पर्म, और 7 से 8 ml स्पर्म में लगभग में 20 लाख स्पर्म होते हैं बच्चों। कितने होते हैं, 20 लाख स्पर्म होते हैं, और एक भी स्पर्म अगर अंडाणु से मिल गया तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी। 20 लाख स्पर्म एक बार में, 7 से 8 ml स्पर्म में 20 लाख स्पर्म होते हैं, समझ में आया। और एक भी स्पर्म अंडाणु से मिल जाएगा तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न हो जाती है, समझ में आया। अब देखो, जब यहां से बच्चों स्पर्म निकल गया तो ये क्या होता है, वास के द्वारा यहां जाता है, तो एक पुरुषों में नसबंदी होती है जिसको बोलते हैं वास्कोटामी। तो देखो, काटने को बोलते हैं टामी, काटने को क्या बोलेंगे बच्चों, टामी, याद रखना, काटने को बोलते हैं टामी, क्या बोलेंगे, टामी। किसको काट रहे हो, वास मतलब नली को, तो इसका नाम हो जाएगा वास्को या वास्केटॉमी। पुरुषों में जो नसबंदी होती है उसको क्या बोलते हैं, पुरुषों का जो ऑपरेशन होता है, नलबंदी होती है कि नसबंदी होती है, ये आप बताएंगे। पुरुषों में जो होती है वास्केटॉमी होती है, वास्केटॉमी, जो वास होती है नली होती है, और उसी को काट कर क्या करते हैं, उसका ऑपरेशन किया जाता है, तो वास्केटॉमी होती है। जबकि स्त्रियों में क्या होती है, ध्यान देना, स्त्रियों में कौन सी नली हो रही है, इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, यहां पर मैंने लिखा है ना, अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, तो उसको काटा जाएगा तो टामी बोल दोगे, तो क्या होगा, ट्यूब को काट रहे हो तो ट्यूब को टामी हो जाएगा। स्त्रियों में जो होता है नसबंदी, जो भी होती है ऑपरेशन, इसको बोलते हैं ट्यूबेकोटामी होती है बच्चों। स्त्री का जो ऑपरेशन होता है उसमें ट्यूबोकोटामी बोलते हैं, पुरुषों को बोलते हैं वास्कोटॉमी। समझ में आया, समझ में आया, इसे भी आप नोट कर लेना, ठीक है। बीसड़ जो शरीर के बाहर क्यों होता है, तो देखो ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, ये ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु मतलब इसका बीसड़ का टेम्परेचर ज्यादा होने पे इसके अंदर के जो शुक्राणु होंगे वो मर जाएंगे, समझ में आया, वो डेड हो जाते हैं। अर्थात इसको टेम्परेचर कितना लगभग में होना चाहिए, 33-34, या फिर बोल सकते हैं लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ये क्या होता है, बीसड़ होता है। ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा, मर जाएंगे। तो ऐसे कभी कभी देखे होगे क्या होता है कि जैसे कोई ज्यादा टाइट कपड़ा पहन लिया, ठीक है, क्या है, कभी ज्यादा कोई टाइट कपड़ा, बहुत ज्यादा टाइट कपड़ा कोई पहन लिया है, और उसका क्या होगा, बीसड़ उसके शरीर से टकरा जाएगा, जब टच रहेगा तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो उसका क्या होगा, उसका जो शुक्राणु होगा वो मर जाएगा, और मर जाएगा तो क्या होगा, बच्चा पैदा होगा नहीं करेगा। और लोग किसका इलाज करने लगते हैं, स्त्री का, हो जाता है कि स्त्री की दिक्कत है, तो दिक्कत स्त्री का नहीं, पुरुषों को होता है भी है, समझ में आ रहा है ना। तो ज्यादा टाइट कपड़ा अगर पहन लोगे तो आपका जो बीसड़ होगा, बीसड़ किससे टच में रहेगा, शुक्राणु शरीर से, और शरीर से जब ज्यादा टच में रहेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसके शुक्राणु मर जाएंगे। तो बच्चों वहां पर ध्यान देना कि ज्यादा टाइट कपड़ा पहनने से भी क्या होता है, शुक्राणु मर जाते हैं, ये चीजें ध्यान देना, ठीक है बच्चों। यहां ध्यान देना कि अगर बात किया जाएगा कि यहां पे इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको क्या करना है, इंपॉर्टेंट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि बताओ पुरुष हार्मोन्स कौन होगा, तो टेस्टोस्टेरॉन होता है। ये क्या करता है, ध्यान देना, ये उत्तेजित करने का काम करता है ना, उत्तेजित करने का काम करता है। जो नर होते हैं उनको उत्तेजित करने का काम टेस्टोस्टेरॉन करता है। बाकी तो आप अगर वो पढ़े होंगे, मस्तिष्क पढ़े होते हो, तो उसमें हाइपोथैलेमस भी होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस भी होता है। तो ये टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, उत्तेजित करने का काम करता है बच्चों। और यहां ध्यान देना, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए देखोगे तो पुरुष जाति में, अर्थात कह सकते हो जो मेल होते हैं, मेल में कोई भी मेल होता है ज्यादा इधर उधर करने का काम करता है। अर्थात जैसे कहोगे कि मेल में ज्यादा उत्तेजना होती रहती है कंपेयर टू द स्त्रियों के, ठीक है, उसको उत्तेजित करने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरॉन, है ना। इसीलिए देखोगे तो सियार, बिलार, कुकुर जो भी होते हैं मेल वाले, मतलब कह सकते हो नर वाले, उनको ज्यादा उत्तेजना होती है। अर्थात किसके कारण होती है, टेस्टोस्टेरॉन के कारण होती है। समझ में आया बच्चों, इसे भी आप तैयार कर लेना, ठीक। तो वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, बस करते हैं।
तो बच्चों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप मुझे मेरे YouTube चैनल केडीएस सोनभद्र पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हाँ चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि कोई भी अगर मैं वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, बोर्ड से संबंधित जब तक बोर्ड का पेपर नहीं हो जाता और उसके बाद भी इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।